दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। रश्मि रथी की इन पंक्तियों में जब दिनकर साहब कृष्ण जी की चेतना का जिक्र कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ श्री कृष्ण का जिक्र नहीं कर रहे होते, वो जिक्र कर रहे होते हैं उनकी गुरु महर्षि संदीप का, जिनसे उनको शिक्षा मिली। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण जो कि तीनों लोकों के विजेता हैं, उनको जाना पड़ा अपने शिक्षक के आश्रम में, गुरुकुल में। ऐसा ही कुछ हमारे आराध्य श्री राम के साथ भी हुआ। जब तक श्री राम अयोध्या में थे वो दशरथ नंदन राम थे, और जब महर्षि विश्वामित्र उनको अपने साथ लेकर गए, उनको शिक्षा दी, उनको दीक्षा दी, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। इन दोनों चरित्रों में जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो इन दोनों के शिक्षक हैं। और आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन शिक्षक दिवस है, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ शिक्षक जो कि समाज के योगदान में, समाज के निर्माण के योगदान में अपनी अग्रिम भूमिका निभाते हैं। बहरहाल बड़ी बात यह है कि एक क्लास नौकरी के ये लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों को आज के समय में, कोविड-19 के समय में पूरा नहीं कर पा रहे। शिक्षकों के पूरे समुदाय की बात करूंगा मैं, इसलिए आज शिक्षक दिवस पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। और मेरे साथ हैं अभिकल्पना के प्रेसिडेंट मिस्टर संजीव और उनकी पूरी टीम। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। संजीव जी, आपसे शुरू करेंगे। ये जो दौर है इसमें बहुत कुछ बदला है। जो क्लासेस क्लासरूम में होती थी आज वो वर्चुअल होने लग गई है। कितना परिवर्तन आया है इस दौर में और इस दौर से पहले? बेसिकली इस दौर में और पहले के दौर में काफ़ी अंतर आया है। जैसे कि जो हमारी क्लासेस पहले क्लासरूम में हुआ करती थी, आज एक मोबाइल या कंप्यूटर पर से रिलेटेड रह गई हैं, जिसके अंदर जो हम बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट हुआ करते थे वो सिर्फ एक मोबाइल कैमरे तक ही सीमित रह गई है। इसमें हम बच्चों के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं हो पाते, उनकी बातें नहीं समझ पाते, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम होती है हमें नेटवर्क प्रॉब्लम्स, कुछ जो जैसा कि आपने बताया कि ग्रेड तो हमें ए क्लास का दिया गया है, बट हमारी ज़रूरतों के हिसाब से कोविड-19 में हमारे साथ कुछ परेशानी आती गई। हम अपने आप को उतना डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी ज़रूरतें भी हमारी फैमिली के साथ जुड़ी होती हैं। हम उतना खर्चा नहीं कर पाते। मोबाइल हमारे पास लिमिटेड है। दूसरा, नेटवर्क इशू होते हैं, जिसके अंदर कभी क्लास बीच में हमें छोड़नी पड़ जाती है, और उस वजह से हम बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कुछ दिनों पहले कि 5वीं तक के बच्चों के लिए मैक्सिमम क्लास 1.5 घंटे की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए उनका लॉजिक था कि उनके मानसिक सेहत पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही प्रभाव शिक्षकों के जीवन पर भी पड़ता है, और हमारे साथ एक ITS एक्सपर्ट हैं जिनसे हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या इश्यूज़ इस टाइम में फेस हो रहे हैं नेटवर्किंग को लेके, नेटवर्क्स को लेके, इंटरनेट को लेके, क्योंकि इंटरनेट की डिमांड सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, और कंजप्शन ऑफ इंटरनेट जो इस लेवल तक हो रहा है, इतने देर तक बच्चे मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं, तो उनको किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बेसिकली आप घर में बैठ के पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी, वो प्रोसेसिंग नहीं है, तो उस विषय पे आप मतलब इतनी फास्ट, इतना एजुकेशन ठीक है, टेक्नोलॉजी पे आप डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी पे सिर्फ आप ये बोलें कि टेक्नोलॉजी से ही आप एजुकेशन को इजीली ग्रास्प कर सकते हैं, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन आपके पास उस चीज़ का वो टाइमिंग, किस तरीके से बच्चा बात कर रहा है, उसके पास उस रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं, और वो किस तरीके से उस चीज़ को ग्रास्प कर रहा है, ये आजकल टीचर अगर ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट दें, एज बीइंग IT एक्सपर्ट आई विल रिकमेंड दैट। एंड अगर इस विषय पे ज़्यादा ये हो सकता है कि क्योंकि मैं ये मानूंगा कि जो आमने सामने की बच्चों को पढ़ाई होती है वो ज़्यादा मेरी इस पे इम्पोर्टेंस है। बाय टेक्नोलॉजी आप बच्चे का कैसे उसको ग्रास्प कर रहा है, किस तरीके से नहीं कर रहा है,
So I will recommend that it's proceed further with the good IT products, so that they can grasp it easily. जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हम कितनी भी बात कर लें कि 1-to-1 क्लासेस बेटर हैं, फेस टू फेस क्लासेस बेटर हैं, वो दोबारा कंटिन्यू नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट देश के लिए स्वास्थ्य है, देश के लोगों की सुरक्षा है। लेकिन फिर भी नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम करवाए गए हैं। जब नया एकेडमिक सेशन शुरू ही नहीं हो रहा तो सवाल उठता है कि ये नीट और जेई की परीक्षाएं क्यों करवाई गई। बहरहाल आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा दूसरा है। जब थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं तो एक तरीके से उसके अंदर समझाना ऑनलाइन भी थोड़ा आसान होता है। लेकिन मेरे साथ जो दो लोग हैं वो दोनों साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, एक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स कॉमर्स का भी भाग है, घबराएं ना। और इन दोनों सब्जेक्ट्स की एक कॉमन चीज़ है। सबसे पहले मैं मैथ्स पे आऊँगा। मैथ्स के लिए आपको चीज़ें या प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखानी होंगी, और ये सॉल्व करना एक वर्चुअल क्लास में, जब इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं चल रहा हो। और यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, आपका इंटरनेट अच्छा चल रहा है, और दूसरा, जो बच्चा पढ़ रहा है उसका भी इंटरनेट बढ़िया चल रहा है। स्क्रीन छोटी है, वाइट बोर्ड बहुत बड़े हुआ करते थे। उस छोटी स्क्रीन में आज पूरे वाइट बोर्ड को समाना है। कितना मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए और कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए। मैं मैथ्स टीचर हूँ, राकेश कुमार। तो जो आपने अभी बताया बोर्ड के लिए, बोर्ड की मैथ्स वालों के लिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे है कि पहले बोर्ड था, एक फुल फ्लैश बोर्ड होता था वॉल साइज़ पे, तो हम 2 से 3 क्वेश्चन एक बार में हम बोर्ड पे कर पाते थे। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनके साइज़ हो गए छोटे। एक सिंगल क्वेश्चन करता हूँ एंड आई हैव गिवन द टाइम टू नोट इट डाउन, कि वो नोट करते हैं। नोट करते हुए सर विजुअल नहीं है, सर ब्लैक हो गया है, सर ब्लर हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है, मुझे एक टॉपिक ख़त्म कराने में, या आप कह सकते हैं कि एक एक्सरसाइज ख़त्म कराने में मुझे 2 से 3 दिन लग रहे हैं। जो बेसिकली पहले जब मैं कराता था, क्लासेस में करा रहा था, तब वो सिर्फ लगभग 1 पीरियड में ख़त्म हो जाता था, मैक्सिमम से 2 पीरियड, इससे ज़्यादा नहीं लगते थे। दूसरी बात, अब जहाँ इंटरनेट कनेक्शन की बात हो रही है बार बार, उसमें भी थोड़ी सी इशू ये है कि अगर सपोज़ के लिए मेरी तरफ से इंटरनेट प्रॉब्लम है, टीचर की तरफ से इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो पूरी प्रॉब्लम है, कोई क्लास नहीं हो पाएगी। अगर किसी बच्चे की इंटरनेट नहीं आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा गुस्सा हो रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, तो पेरेंट कहीं साथ बैठे हुए हैं। आज की डेट में क्या हम क्लासेस ले रहे हैं, तो क्लासेस लेते हुए हम सिर्फ बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके पेरेंट को भी पढ़ा रहे हैं। घर बैठे हैं वो लोग, इंटरनेट के साथ हैं, किसी के फादर बैठे हैं, किसी के साथ मदर बैठी हैं, किसी के ग्रैंड पेरेंट बैठे हुए हैं। इफ़ आई एम टेलिंग समथिंग टू देम, कि कुछ थोड़ा सा जैसे कई बार कर रहे हैं, इरिटेट से हो गए, कुछ बोल दिया, तो उसके लिए भी पेरेंट हम पे रहते हैं कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और ये सब रेदर देन, ये तो टॉपिक चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि जब मैं क्लास में कुछ करा रहा हूँ, तो स्पेशली मुझे ये याद है कि मेरे ये 2-3 स्टूडेंट वीक हैं, तो इन 2-3 स्टूडेंट्स के ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो उनके लिए मैं क्या है कि सम ऑफ द टाइम आई हैव गिवन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उनको ईजियर लेवल का क्वेश्चन दे देता हूँ कि आप कर लो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं पार्शली उनको बांट नहीं सकता हूँ कि कौन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहा है। कुछ की स्पीड बहुत अच्छी है, आई हैव रिटन द क्वेश्चन एंड दे हैव गिवन द आंसर विद इन दी 1 मिनट और 2 मिनट, एंड द सम ऑफ द स्टूडेंट आर टेकिंग होल क्लास एंड नेवर गिव दी आंसर, कि लास्ट तक भी वो आंसर नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा वर्क, काम जो दिया जा रहा है वो काम कैसे चेक करें। अगर मैं नेट के थ्रू ही मंगवा रहा हूँ, दूसरी चीज़ मंगा रहा हूँ, तो लॉट्स ऑफ फाइल कलेक्टेड इन माय फ़ोन एंड इन माय इंटरनेट कनेक्शन, जो भी मेरे पास डिवाइस है, मेरा ईमेल आईडी है या पोर्टल है, बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जा रहा है, मैं चेक कैसे करूँ इतना सारा, ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जब टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराने होते हैं, करा तो रहे हम, कि प्रोसेस है हमारा, ज़रूरी है कि जब अगर कुछ पढ़ाएंगे तो उसका एवोल्यूशन भी करना ज़रूरी है। आपका मूल्यांकन नहीं होगा तब तक हमें पता कैसे चलेगा बच्चे ने किया या नहीं किया है अच्छे से, तो उसके लिए वो भी थोड़ी सी इशू हो जाते हैं हमारे इसमें। अब जैसे इंटरनेट और ये सब फैसिलिटी तो दी जा रही है कि क्लासेस, लेकिन एक फॉर्मेलिटी वाली बात है। और रही बात हेल्थ इशू के लिए, थोड़ा आईटी वालों ने बताया, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हेल्थ इशू में क्या है, बच्चे, कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा देर वो इंटरनेट के आगे नहीं बैठ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी आइज़ प्रॉब्लम है, स्पेक्स लगाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा इशू आ रहा है उनको। और कुछ एक पेरेंट भी क्या है, बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो इंटरनेट के लिए फ़ोन प्रोवाइड करा सके। हो क्या रहा है, एक घर में जैसे अगर 3 बच्चे हैं, फ़ोन 1 या 2 हैंडसेट है, तो उसमें क्या हो रहा है, टर्म के हिसाब से क्लास कर रहे हैं वो लोग। टर्म के हिसाब से क्या कि एक पीरियड किसने कर लिया, दूसरा पीरियड किसी और बच्चे ने कर लिया, तीसरा पीरियड किसी और बच्चे ने कर लिया, ये भी इशू हो रहा है। और बाकी सब्जेक्टिव में तो देखिए, जो सामने सामने बैठते हैं तो सामने बैठ के हम अच्छे से, मच बेटर अच्छे से करा सकते हैं। और ऑनलाइन प्रोसेस में क्या है कि
हम करा रहे हैं। अब उसमें से वो बच्चा करे ना करे, मेरे जब कॉपी मंगाऊंगा वो तो इंटरनेट से भी ढूंढ के मुझे कॉपी भेज देगा, व्हाट्सअप कर देगा, मुझे मेल कर देगा। लेकिन मेल करने के बाद जो ओरिजिनलिटी मैं चेक करना चाहता हूँ उससे, जो वो मेथड कर रहे वो सही कर रहा नहीं कर रहा, वो नहीं चेक कर पा रहा हूँ मैं। ये सभी बातें जायज़ हो जाती हैं जब समस्याएं इतनी गंभीर हो जाएं और सरकार इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है इस कोविड-19 में। हमने हर चीज़ को रिवाइव करने की बात की, लेकिन देश ने कभी भी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात नहीं की। इनफैक्ट ये सिर्फ इसी दौर की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों से और आज़ादी के बाद से ही हम ये कह सकते हैं कि इस देश की सरकारों का कभी भी प्राइमरी चुनावी मुद्दा शिक्षा तो नहीं रहा। अब बात करते हैं अगले विषय की तरफ, जिसके शिक्षक मेरे साथ मौजूद हैं। सोचिए कि आपको रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री पढ़नी है और इस सब्जेक्ट में मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, मूल रूप से मैं इसी का छात्र हूँ। आप इस सब्जेक्ट को एक नज़रिए से देखते हैं कि आपको एक NCERT की किताब मिली हुई है और आपको उसमें से एटम्स की डेफिनेशन, लॉज और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। इस सब्जेक्ट का एक दूसरा नज़रिया जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको इग्नोर किया जाता है, वो है एक्सपेरिमेंट्स, जो प्रयोग आप लैब में करते हैं। अभी तक शायद ही कोई ऐसा आविष्कार हुआ है जिसमें वर्चुअली उस प्रयोग को आप कर पाएँ, और इस वजह से हम ये तो कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए। किस तरीके से कंपनसेट करेंगे, क्योंकि मैं उस दौर को देखना चाहता हूँ जब बच्चा 10 साल बाद कॉलेज जाएगा या कॉलेज निकल के अपने जॉब्स में जाएगा, कोई काम कर रहा होगा, तो क्या उसकी ये जस्टिफिकेशन जायज़ मानी जाएगी कि जिस साल में आपने 11वीं या 12वीं की थी उस साल में कोविड था, इसलिए अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं आता या ये चीज़ नहीं आती तो कोई बात नहीं। और ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे कराए जाएंगे, क्या इनके ऊपर चर्चा भी हो रही है, क्योंकि थ्योरी तो फिर भी किसी तरीके से निकाली जा रही है। अब मैं आपको बताऊं इस कोविड-19 के दौर में तो प्रैक्टिकल करवाना बहुत ही मुश्किल है। अब प्रैक्टिकल करवाना बहुत मुश्किल तो है ही इसमें। दूसरी बात क्या चीज़ है कि हम थ्योरी करवा के बस बच्चे को क्या कर रहे हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या चीज़ है कि हम देख रहे हैं उसमें कि कितने स्कूल के टीचर क्या कर रहे हैं उसमें कि घर में कुछ टेस्ट ट्यूब ला के, कुछ केमिकल्स ला के, जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है वो तो करवा देते हैं बच्चों को, लेकिन जैसे कि सिलेबस में जितने भी प्रैक्टिकल्स है, जैसे टाइट्रेशन वगैरह हैं, उनको करवाना बहुत ही मुश्किल है। उनके लिए केमिकल्स प्रिपेयर करना, वो तो एक प्रॉपर लैब ना हो तो घर में कोई भी नहीं करवा सकता है। अब ऐसे केस में अब क्या कह सकते हैं कि कोई प्रैक्टिकल तो नहीं हो पाएगा इस साल। अब प्रैक्टिकल नहीं हो तो थ्योरी से काम चलाना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल के जहाँ तक बात है तो कॉलेज में उनका जब एडमिशन हो तो वहीं पे उनको क्या करना पड़ेगा, अपने 12th हो चाहे 11th हो, जिस क्लास में भी हो, अपना प्रैक्टिकल छोड़ के जा रहे हैं कॉलेज में, वो वहाँ पे पूरा करें। और तो कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है मेरे। एक और सवाल मैं आपसे लूँगा इसी के साथ। थ्योरी भी केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, क्योंकि डेरिवेशंस हैं, मोलालिटी के फॉर्मूला हैं जिनको डिराइव करवाना है, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से बच्चा करेगा। और इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर उसको बहुत हद तक डीपली घुसना है, उस चीज़ को वो किस तरीके से कर पाएगा। अब उसमें तो यही बता सकता हूँ मैं कि अब जैसे कि मोलारिटी का एक्सपेरिमेंट होता है लैब में, नॉर्मेलिटी का एक्सपेरिमेंट होता है लैब में, अब उसको तो बच्चा क्या अब बोर्ड पे ही दिखा सकते हैं कि इस तरीके से समझा जाए, उनको मैनिपुलेट करके वो समझे कि इस तरीके से मैनिपुलेशन करने का तरीका है, उससे हम बता सकते हैं। और तो कोई दूसरा तरीका है नहीं कि करके दिखाएं। जैसे होता है कि हम जनरल लेबोरेटरी जो क्या कहते हैं उसका रेगुलर स्कूल में हम करवाते हैं कि प्रॉपर केमिकल बनवाया, उनको दिखाया कि भाई ये इसमें KMN4 डालना है, इसमें फिर ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करना है, इसमें फेनोफ्थलीन यूज़ करना है, ये सब यूज़ करना है, ये बताते हैं हम उसको। लेकिन नॉर्मल तरीके से हम बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, उस बोर्ड के पढ़ाते टाइम हम कैसे बताएंगे उसको, बहुत मुश्किल हो जाता है करवाना। सबसे पहले तो उनको दिखाना होता है कि कलर इस तरीके से फॉर्म कर रहा है, इस तरीके से कलरलेस हो जा रहा है। जबकि रेगुलर क्लासरूम में क्या होता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो बस हम क्या कर लेते हैं कि बता देते हैं कि भाई ये देखो भाई इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, ये इस तरीके से फॉर्म हो गया, ये कलरलेस आ गया, वो देख के भी समझ जाते हैं। तो ऐसे केस में तो उनको डिस्क्राइब करना मीन्स मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल रूप चीज़ें हम बता सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते। टीचर्स किस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस टाइप की सिचुएशन में, क्योंकि एक ऑरा होता है जिसमें हम क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स देखते हैं, हमारे अंदर का स्पार्क जागता है, हम एक ब्लैक बोर्ड पे या तो चॉक उठाते हैं, नहीं तो मार्कर उठाते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं।
इस टाइम में जब शेड्यूल बहुत मैशअप है, मैं कई बार देखता हूँ, एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूँगा, स्कूल का भी नाम नहीं लूँगा, 5:30 बजे उसकी स्कूल की क्लासेस चल रही होती हैं, एक्स्ट्रा फिजिक्स क्लासेस। मुझे वो कतई समझ में नहीं आता कि 5:30 बजे स्कूल की फिजिक्स की क्लास आप कैसे रखवा सकते हैं। ठीक है, कुछ मजबूरियां रही होंगी, मैं इसलिए स्कूल का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा बहुत सारे सब्जेक्टों के साथ हो रहा है और इसमें टीचर्स भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात कुछ लोगों ने की, मैं आपसे टीचर्स की प्रॉब्लम जानना चाहूँगा। टीचर्स तो बताओ, मैं इस कोविड में तो बिल्कुल इस तरीके से हो गए हैं, क्या बताऊँ मैं, कि जैसे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको कि कुछ जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो इस तरीके से, जो बिल्कुल इस तरीके से जो क्या कहा जाता है स्लो लर्नर्स बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनको हम प्रॉपर तरीके से हम देख नहीं पाते हैं। नहीं देख पाते इन द सेंस कि किस तरीके से कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो मैं तो क्या करूँगा कि मैं इस तरीके से ऑनलाइन के तरीके से मैं सारे बच्चों को पूछूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर दो और तू ही देगा। अब उनसे जैसे कि रेगुलर क्लासरूम में होता था कि उस बच्चे के पास पहुँच जाते थे हम, बता भाई इसका आंसर क्या होगा। लेकिन इसमें क्या चीज़ है कि हम उससे पूछे, बच्चा चुप हो गया, माइक म्यूट कर लिया, या बोला सर नेटवर्क फेल्योर, या सर ऐसा हो गया कि मीन्स क्या कहते हैं मेरे आवाज़ ही नहीं आ रही है, आवाज़ कट कट के आ रही है, आप क्या कह रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते और करते भी नहीं, हम क्या करेंगे उसमें, प्रॉब्लम ये है। पेरेंट्स को हम इस तरह से एक बार पेरेंट्स को काउंसलिंग भी कि सर ट्राई करो कि कुछ अच्छे तरीके का नेटवर्क कनेक्शन दिलवा दो उनको कि हम अच्छी तरह से गाइड कर सकें। आखिर बोर्ड एग्जामिनेशन तो देना ही देना है, लेकिन पेरेंट्स के भी क्या कर सकते हैं उसमें। कहते हैं सर सब कुछ है, लेकिन अब इसमें करने के बावजूद भी अब हम नहीं कर पा रहे हैं या बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि रेगुलर क्लासरूम जरूरी है। ये हो सकता है पॉसिबल यदि इसी तरीके से चलता रहा लॉन्ग रन में, इस तरह से यदि हैबिट बैठ जाए बच्चों में और टीचर्स में इस तरह से पढ़ाने का, तो मे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में, हो सकता है 10 साल या 15 साल बाद हम इसी सिस्टम को अडेप्ट कर जाएँ। नहीं, मैं यही चीज़ पे रोकना चाहूँगा आपको, माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में रोक रहा हूँ। CA-CPT के बाद IPCC की क्लासेस होती हैं, सेटेलाइट क्लासेस होती हैं, बच्चे एक जगह पे बैठते हैं और वर्चुअल क्लास होती है, लेकिन क्लास होती है। वो प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क एक बिजनेस पे जमा हुआ है। लेकिन कोविड-19 के 6 महीने के बाद भी हम मार्च से इस सिचुएशन में हैं और अब हम सितंबर में आ चुके हैं, फिर भी हमने ऐसी तैयारी नहीं की और हमने जिस हाल पे, हम लोग जिस हाल पे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहे हैं। इससे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, टीचर भी सफ़र कर रहे हैं, जबकि रिप्लेसमेंट तो हमारे सामने है। अनअकैडमी क्लास ले रहा है, बायजूस क्लास ले रहा है और वो वर्चुअल क्लास ले रहा है और उसने वो प्रिपरेशन की हुई है। हम भी ये प्रिपरेशन कर सकते हैं, सरकारी स्कूल्स भी कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप सभी से मैं जवाब चाहूँगा इसके बारे में। मैं इसमें बताना चाहता हूँ ये कि ये जो सिस्टम, सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊँ आपको कि जो फेस टू फेस क्लासरूम है वो तो सबसे बेस्ट क्लासरूम है, उसके जैसा तो कभी ना होगा ना हो सकेगा जी। लेकिन अब सिचुएशन और दौर की बात करूं तो इस दौर में और आने वाले टाइम में बच्चे भी क्या हो रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं बिल्कुल, किस तरफ, लैपटॉप की तरफ, कैमरे की तरफ, और क्या कहते हैं उसका, न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ। वो भी क्या होता है, टीचर के सामने 6 घंटे स्कूल में बैठना नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि 2 से 3 घंटे टीचर के सामने बैठे और बाकी जो हो वो क्या करेंगे, लैपटॉप के सामने या किसी कैमरे के सामने, नेटवर्क के थ्रू, उसमें भी वो 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहते उसमें। लेकिन ऐसे सिचुएशन में बताऊँ मैं आपको कि बेटर है कि क्लासरूम, क्योंकि आज की बात नहीं है, ये बरसों की बात है। आप जानते हैं कि पुराने युग से लेकर मीन्स अभी तक, पहले तो गुरुआश्रम होते थे, फिर लोगों ने क्या कर दिया कि अब बच्चों के मोह माया के चलते उन लोगों ने क्या कर दिया, अपने घर में बच्चों को रखने लगे और फिर घर पे उनको क्या कर दिया, स्कूल में भेजने लगे। अब देखिए सिचुएशन बदल चुका है कि आप देख रहे हैं क्या चीज़, अब घर में ही बच्चे रह रहे हैं, टीचर भी अपने घर में इस तरीके से हो रहा है। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हो जाए। तो सिचुएशन हम देख रहे हैं क्या चीज़ कि बिल्कुल इस तरह से हो रहा है कि बच्चे के बीच में और गुरु के बीच में इंटरेक्शन धीरे धीरे जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कहाँ तक क्या सिचुएशन हो रहा है, किस तरीके से चेंजेज आ रहे हैं, वो देखेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है कि फेस टू फेस क्लासरूम सबसे बेस्ट क्लासरूम है। जो नॉलेज बच्चा यहाँ पे गेन कर सकता है वो कहीं नहीं गेन सकता। इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या हम कैपेबल हैं कि स्कूल्स इस तरीके का सिस्टम जनरेट कर लें जहाँ पे नॉन इंटरप्टेड क्लासेस बच्चों को मिले आसानी से? बिल्कुल। एज़ पर अगर आप देखें हमारे देश का IT सेल और IT जो भी साइबर सिक्योरिटी हम डील करते हैं या पूरा जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हम बहुत देशों से आगे हैं IT सेक्टर में। फिर आप ये देखें कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, क्योंकि अगर आप अब्रोड की देखें, फ़िलहाल मैं अब्रोड के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, हम अपने देश के बारे में ही बात करते हैं, तो बिल्कुल कैपेबल हैं। लेकिन
एक्चुअली कुछ रूरल जोन में अगर आप देखें मेट्रो सिटीज़ में दे आर यूजिंग वन ऑफ द ग्रेट टेक्नोलॉजी एंड वन ऑफ द वेरी फास्ट। रोकूंगा आपको। अब अर्बन एरियाज से ज़्यादा यूज़र्स रूरल एरिया में रूरल एरियाज़ में हैं, और जबकि 70% रूरल एरिया को अभी भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ बताई है आपने। अगर रूरल जोन में इतनी टेक्नोलॉजी और इतना इंटरनेट कंजम्पशन हो रहा है सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी रूरल जोन में भी आ रही है तो उनके डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी यूजिंग दे आर डेवलपिंग एंड दे आर जस्ट फास्ट ग्रोइंग इन दिस वर्ल्ड। सो अगर रूरल जोन ऐसा कर रहा है तो बहुत बढ़िया। लेकिन जैसा कि टेक्नोलॉजी इफेक्ट, क्योंकि रूरल जोन में कई लोकल एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इनके टावर्स नहीं हैं, और कई रूरल एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वाईफाई की काफ़ी फ्लक्चुएशन है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमारे जो सर हैं केमिस्ट्री के, इन्होंने बताया कि आप उससे कनेक्ट भी हो जाते हैं स्टूडेंट से, उसके बाद भी वो बंदा म्यूट कर देता है या वीडियो पॉज कर देता है, नेटवर्क की फ्लक्चुएशन हो रही है। इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि क्या हम इस तरीके की सेटेलाइट क्लासेस, जिसे आईपीसीसी वगैरह में कहा जाता है, इस तरह की क्लासेस रन नहीं कर सकते हर बच्चे के घर पे। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता था कि अभी हम आरटीई को प्रमोट करते, राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करते। क्यों नहीं सभी कॉलेज के, सभी स्कूल्स के टीचर्स यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करें, पब्लिक कर दे सारी वीडियो, हर बच्चा ज्ञान ले पाएगा। वो शिक्षा भारती से भी पढ़ पाएगा, वो जीडी गोयनका से ही पढ़ पाएगा, वो आईटीएल से भी पढ़ पाएगा, और वो सरकारी स्कूल से ही पढ़ पाएगा। जी सर। हाँ, इस मत से तो मैं आपके सहमत हूँ। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जो जैसे आपने बाइजू, अनअकैडमी, इनके 2-3 के नाम लिए, इनके बहुत हैवी प्रोजेक्ट हैं। एक अच्छा खासा अमाउंट इनको खर्च करना पड़ता है इसके लिए। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहती, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट, अगर आज सपोज के लिए कोई भी गवर्नमेंट है प्रेजेंट में, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्टेब्लिश कर दिया कि भाई मैं टावर भी जनरेट कर रहा हूँ, ऐसे क्लासरूम भी जनरेट कर रहा हूँ, टीचर्स के वीडियो भी बनवा रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिर्फ उतना करती है ताकि उनकी जब तक टाइम ड्यूरेशन तब तक रहे, उसके बाद वो उनके लिए काम का हो या ना हो। वो ये नहीं चाहती कि आज जो बना दूं मैं स्ट्रक्चर, वो अगली गवर्नमेंट उसका यूटिलाइज करे। संदीप जी, क्या हम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर रहे, गवर्नमेंट का क्या है कि वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही जो बजट्स है उसका यूज करती है अपने लिए। वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं सोच रही, वो सिर्फ अपना ही बेनिफिट देख रही है इस लाइन में। अभिकल्पना एक युवा सोच एक ऐसी संस्था है जो लगातार लोगों को शिक्षित करने के ऊपर ध्यान देती है। जब इस संस्था से मेरा पहला परिचय हुआ था तो बहुत सारी संस्थाएं देश में काम करती हैं, मैं इन संस्था को भी इन्हीं संस्थाओं की भीड़ का एक हिस्सा मानता था। लेकिन फिर इस संस्था ने मुझे अपने बारे में एक ऐसी चीज़ बताई जो मुझे बेहतर लगी। ये वो बात थी जिसमें बच्चे जो स्कूल अपना छोड़ देते हैं अलग अलग वजहों की वजह से, कई गरीबी की वजह से तो कई बुरी आदतों की वजह से, इनकी टीम उन बच्चों की काउंसलिंग करती है और उनको दोबारा उनकी शिक्षा पर, उनकी एजुकेशन पर वापस लेके आती है, जिससे वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कार्य कर सकते हैं। इनके इन्हीं सब कार्यों के लिए इस वर्ष जब हमने नेशनल मेजेस्टी अवार्ड किया था तो उन्हें सम्मानित किया था, इनकी पूरी टीम को सम्मानित किया था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा विषय जो मैंने बोला है वो ये है कि वो बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये जो दौर है इसमें मैं कई लोगों से जब मिल रहा हूँ तो वो बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर थे या जिनकी पढ़ाई में खास रुचि नहीं थी, उनको एक अच्छा खासा सा टूल मिल गया है अपनी पढ़ाई से दूर जाने का। आप लोग भी ऐसे बच्चों से लगातार रूबरू होते होंगे, कैसे इनको वापस किस तरीके से ला पाएंगे जब जीवन दोबारा चालू होगा? आपसे शुरू करते हैं संजीव जी। बेसिकली हमने क्या है जो अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से इस वक्त दूर जा रहे हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई क्या रीज़न रहा है फैमिली। मोस्टली जो अभी तक हमें बात पता चली है या जिनसे हमारा भी इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने बताया कि फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्राइवेट स्कूल्स के अंदर है कि भाई उनको फ़ीस देनी पड़ रही है ज़्यादा, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्लासेस ऑनलाइन हो नहीं रही हैं प्रॉपर तरीके से। और दूसरा ये है कि पेरेंट्स की जॉब चली गई है कोविड-19 के दौरान। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अपना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो आगे बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो अभी हमारी टीम ने इस बारे में विचार किया है कि हम उनके ऊपर जो भी
फाइनेंशियल जो भी होगा हमारी तरफ से, हमसे जो भी हो सके सपोर्ट हम करेंगे और उनका दोबारा स्कूल में एडमिशन कराएंगे। बुक्स और जो भी उनके एजुकेशन मटेरियल होगा वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कार्य के लिए। जी सर, आपका क्या, आप जब ऐसे बच्चों से मिलते हैं तो आपका क्या इनपुट रहता है, आउटपुट रहता है और क्या नज़रिया बदलता है? इन बच्चों से ऐसी, जैसे हम अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं तो हमारे एरियाज़ में इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ मेरी लोकेलिटी में भी हैं, कुछ मैं मार्केट जाता हूँ वहाँ भी मिलते हैं। तो उनके लिए क्या है, हमारी टीम की तरफ से ये है कि हम लोग अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं तो हम छोटी छोटी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। शाम को 1 घंटा प्राइवेट टाइम निकाल के, उस 1 घंटे में क्या है, अभी इन कोविड-19 कोशिश कर रहे हैं कोई हमें स्पेस मिले। हाँ, हमें लेकिन कोई स्पेस मिले कोविड-19 के लिए अभी तक तो गाइडलाइंस आई नहीं है ना? कोविड-19 के आफ्टर। अच्छा, उसके बाद ठीक है। उसके बाद हमारा प्लान ये है कि हम अलग अलग एरिया से रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या, हम एक छोटी सी टीम इकट्ठी करें। टीम इकट्ठी करने का मतलब है जो जॉब से 9 to 5 की जॉब से आ जाते हैं, जॉब से आने के बाद जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़े लिखे इन द सेंस ऑफ, मैं डिग्री के लिए बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, कुछ काम करते हैं, दे हैव द बेसिक नॉलेज है कि बच्चों को ABCD या थोड़ी बुक्स रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन रीडिंग, इस तरह के। तो इस तरीके से जगह जगह से हम क्या करें, टीमें इकट्ठी करें, उनके एरिया में छोटी छोटी क्लासेस शुरू करें ताकि जो बच्चे किसी वजह से, दे आर सो मेनी रीजंस दे वर नॉट गोइंग टू द स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन इस लायक कर दे उनको ताकि वो अपने लिए सर्वाइवल पॉसिबल हो जाए उनके लिए। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बुक्स की प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम है। बहुत सारे मिडिल क्लास से ऐसे हैं जिनको प्रोसीजर नहीं मालूम कि हाउ टू गेट एडमिशन। अगर मेरा बच्चा रेगुलर नहीं जा पाया तो नाम स्टक ऑफ हो गया तो कैसे पॉसिबल है। तो हम स्कूल्स में, हम अपने लेटर हेड पे या हम अपनी तरफ से हम खुद जाते हैं, उनके स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद उनके टीचर्स से बात करते हैं, वहाँ प्रिंसिपल से बात करते हैं कि सर इसका एडमिशन कराया जाए, इस वजह से बच्चा गांव चला गया था या कुछ और बातें थी, इस वजह से एडमिशन रह गया था, इसका नहीं पढ़ पाया, तो वो भी हमारा सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से हमारी ये प्लानिंग है। दूसरी और प्लानिंग क्या है कि छोटे छोटे स्पेसेस, हम सबके आसपास लिंक में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका स्पेस खाली है, वो किसी काम का नहीं है, ख़राब हो रहा है, तो उन स्पेस पे लेके ऐसी क्लासेस अरेंज करें। उस क्लासेस के अंदर ज़रूरी नहीं सिर्फ एजुकेशन दी जाए, हमारे पास और भी प्रोफेशनल है, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी लंबी टीम है। तो उसमें हम क्या है कि कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का सिखा सकते हैं उनको, कुछ जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें, आज में छोटे मोटे कोर्स वगैरह हम कराने की प्लानिंग हमारी हो रखी है। हमारी टीम रेडी है, बस जैसे ही गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि वी कैन गैदर द पीपल 10 to 20 पीपल्स और 30 पीपल्स को हम अरेंज करके वहाँ पे कर सके काम, तो उसके लिए हमारी प्लानिंग चल रही है सारी। और खासकर एजुकेशन के लिए जिस भी तरीके से हमारी जो हेल्प हो पाएगी, जनरली ज़्यादातर क्या है आज के टाइम पे पेरेंट भी अफोर्ड कर लेता है कि एडमिशन करा दिया, गवर्नमेंट्स की स्कीम अच्छी है, स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन एडमिशन होने के बाद क्या है, एक क्लास के अंदर 60-70 बच्चे हैं, दे वर नॉट गेटिंग, आधा मिनट भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो उनके लिए जो प्राइवेट ट्यूशनिंग है वो भी बहुत कॉस्टली है आज की डेट में, प्राइवेटाइजेशन हो गया इसलिए कॉस्टली है, इसलिए उनके लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं मैथ्स टीचर हूँ तो मैथ्स का मैं बता दे रहा हूँ, केमिस्ट्री टीचर है तो केमिस्ट्री का बता दे रहे हैं, कोई हिंदी में बहुत अच्छा है वो हिंदी बता दे रहा है, किसी का सोशल है तो कोई सोशल में अच्छा बता दे रहा है, या सपोज़ के लिए हम IT कंपनी में काम करते हैं, मैं ऐप वगैरह बनाना जानता हूँ, तो वो थोड़ी बहुत टिप्स दे दें उनको, वो ऐप बना लें। जैसे आप ही हैं, आप हमारे साथ जुड़ें, तो मीडिया में अगर कुछ बच्चा कोई आना चाहता है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है उसको कि वो आगे कोर्स बहुत अच्छा कर सके, तो आप थोड़े बहुत टिप्स आप भी दे सकते हैं। कोई फोटोग्राफर है वगैरह तो वो उसके टिप्स दे, तो इस तरह से मल्टीटास्किंग हम उनको सिखा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहेंगे? अब देखिए, हर एरिया में जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और हर बच्चे को हमें देखना पॉसिबल नहीं है। मेरे या हमारी संस्था से यही अनुरोध है कि आप लोगों को इस तरीके का बच्चा दिखे जो बिल्कुल सड़क पे काम करता हो या किसी क्या कहते हैं उसका सैलून में या किसी चाय वाले के यहाँ या कहीं भी आपको दिखाई दे काम करता हुआ, तो अब हमारे संस्था को फ़ोन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं ये संस्था इनको पढ़ाई के लिए कुछ इनका क्या कर सकते हैं, मीन्स व्यवस्था बना सकते हैं और इनको क्या कर सकते हैं कि इनको किसी स्कूल में एडमिशन करवा के या कहीं प्राइवेट क्लास दिलवा के इनको क्या कर सकते हैं कि अभी पहले शिक्षा तो ज़रूरी है, बाद में इनका जो काम होगा वो काम कर सकते हैं। तो ये हम इतना अनुरोध कर सकते हैं सबसे। दूसरी बात क्या चीज़ है कि इस कोविड-19 के बाद हम यही सोच रहे हैं कि हमारी जो क्लासेस, जैसे हमारे अभी राकेश सर ने बताया कि कोविड-19 के बाद हम एक क्लास स्टार्ट करेंगे दोबारा, कि एक क्लास हो शाम के टाइम में, उसमें हम ही नहीं, जिनको भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ पढ़ा सकता हूँ, हिंदी पढ़ा सकता हूँ, अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ या गणित पढ़ा सकता हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ मैं, वो आके क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा दे सकते हैं उन बच्चों को।
हमारे साथ, हाँ, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के वो क्या कर सकते हैं कि उस एरिया में, उस जरूरी है कि हमारे यहाँ आके उस एरिया में हमारे थ्रू, हमारे संस्था के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, वहाँ के बच्चों को इकट्ठा करके वो शिक्षा दे सकते हैं। हमारे संस्था में उनका वेलकम है और वो क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। समय जितना हमारे पास था उसमें हमने कई तरीके की बात करने की कोशिश की। एक महत्वपूर्ण बात मैं जनता से करना चाहता हूँ, देश की सरकार से करना चाहता हूँ। शिक्षक दिवस के पावन मौके पर प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स के टीचर्स को कम ही सही लेकिन सैलरी मिल रही है। यही आलम सरकारी स्कूल के टीचर्स और कॉलेज के टीचर्स का, प्रोफेसर्स का भी है। लेकिन शिक्षकों की एक बड़ी जमात है जो इन दोनों संस्थानों में कार्य नहीं करती। यह है ट्यूशन टीचर्स, जो कि उन बच्चों को जिनके बारे में आप सभी ने जिक्र किया, जो कमज़ोर हैं पढ़ने में, उनको मजबूत करती है और इसके थ्रू वो अपनी आजीविका कमाती है। इनमें से बहुत बड़ी जो जमात है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही कहे जा सकते हैं। जी हाँ, वो शिक्षक हैं लेकिन वो मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन काम करना है, तभी वो अपना पेट पाल पाएंगे, अपने परिवार का पेट पाल पाएंगे। स्मरण रखिए, याद रखिए कि दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई जैसे महानगरों में ऐसे शिक्षकों की एक भारी भीड़ है जो बड़े बड़े घरों में जाकर उनके बच्चों को पढ़ाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। और ऐसे सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर हजारों शिक्षक, लाखों शिक्षक पढ़ाते हैं और अपना घर चलाते हैं। आज पिछले कई महीनों से वो बेरोजगार हैं। ये वो लोग हैं जो समाज में प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं। ये एक क्लास के लोग हैं, लेकिन फिलहाल इनकी सैलरी डी ग्रेड की भी नहीं है। ये सड़क पर उतर कर खाना नहीं ले सकते, ये लाइन में लगकर खाना नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि समाज में इनकी ये प्रतिष्ठा है कि वो 2 दिन भूखे रह जाएंगे लेकिन ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। सरकार को अब इनके बारे में सोचना होगा। कब तक सरकार इनको अनसुना करेगी? क्यों? क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आवाज बुलंद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये सरकार के खिलाफ कोई मार्च नहीं कर रहे। अगर ये सारी चीजें ये लोग नहीं कर रहे तो क्या इन्हें इनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा? आप शिक्षक दिवस के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं, तो ऐसा सम्मान ना करें जब आप किसी शिक्षक को भूखे मरने के लिए छोड़ दें। क्योंकि इसने और इनके परिवार वालों ने इस देश की बुनियाद को मजबूत करने में अपना पसीना लगाया है और उसकी मेहनत का फल ही ये है कि आज हम और आप इनके बारे में बात करें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। देश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेरों बधाई। धन्यवाद।